हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन। इससे पहले हमने सीडीपी के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की अत्यंत लोकप्रिय कला है? इसमें से कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश का है? क्या वो चंबा रुमाल है, या फिर बन्नी और हीर भारत है, कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई है, या फिर बाग कसीदाकारी है? तो इनमें से क्या हिमाचल प्रदेश का है? तो जो चंबा रुमाल है ये हिमाचल प्रदेश की अत्यंत लोकप्रिय कला है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक कपड़ा रूपांकन गुजरात और सिंध की कढ़ाई कला से निकटता से संबंधित है? एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कौन सा इसमें से कौन सा पारंपरिक कपड़ा रूपांकन गुजरात और सिंध की कढ़ाई कला से निकटता से संबंधित है। क्या वो लखनऊ की चिकनकारी है, क्या वो पश्चिम बंगाल का कांथा है, या फिर पिपली जो है पिपली एप्लिक वर्क है, या फिर राजस्थान कढ़ाई है? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान की कढ़ाई। ये राजस्थान की जो कढ़ाई है, ये राजस्थान की कढ़ाई पारंपरिक कपड़ा रूपांकन जो है ये गुजरात और सिंध की कढ़ाई कला से निकटता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ से आप क्या क्या ध्यान रखेंगे कि लखनऊ की क्या है? लखनऊ की चिकनकारी है, पश्चिम बंगाल का कांथा है, और जो है ये जो पीपली है इससे संबंधित आपको भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कपड़ा रूपांकन का नाम गांव के नाम पर रखा गया है? तो क्या वो लखनऊ की चिकनकारी है, क्या वो पश्चिम बंगाल की कांथा है, या फिर राजस्थान की कढ़ाई है, या फिर वो पीपली एप्लिक वर्क है? तो जो गांव का नाम है वो जो ये पीपली है, ये पीपली एक गांव का नाम है। तो ये जो पीपली एप्लिक वर्क है ये पारंपरिक कपड़ा रूपांकन नाम गांव के नाम पर रखा गया है। जो पीपली में वर्क किया जाता है उसका नाम क्या है? एप्लिक वर्क है वो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये जो पीपली है वो गांव का नाम है, और जो इस गांव में पारंपरिक कला की जाती है कपड़े पर उसका नाम है एप्लिक वर्क है। तो यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। चाहे आपसे पूछा जाए एप्लिक वर्क कहाँ पर किया जाता है या फिर पीपली में कौन सा वर्क किया जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वह कढ़ाई जिसमें एक पतली सुई का उपयोग किया जाता है जो कपड़े में छेद नहीं करता है लेकिन धागे के बीच गुजरता है, वो क्या है? क्या वो कांथा है, क्या वो फुलकारी है, क्या वो कसूती है, या फिर वो कसीदा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वह कढ़ाई जिसमें एक पतली सुई का उपयोग किया जाता है जो कपड़े में छेद नहीं करता है लेकिन धागे के बीच से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपकी कसूती। अब आपको कमेंट करके बताना है ये कसूती कढ़ाई कहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कसूती कढ़ाई में उपयोग की जाने वाली सामान्य तिरछी डॉट 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 है क्या है? क्या वो मुर्गी है, क्या वो मेंथी है, क्या वो हेरिंग बोन है, या फिर वो साटन है? तो कसूती कढ़ाई में उपयोग की जाने वाली सामान्य क्या है? जब आप कढ़ाई बुनाई के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपने थियरी की क्लास ली नहीं है तो आपको क्वेश्चन से ही इसको ध्यान रखना है। तो कसूती कढ़ाई में उपयोग की जाने वाली सामान्य तिरछी क्या है? मेंथी है। ये सब जो है कढ़ाई में आ जाते हैं। आपके पारंपरिक कला जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सिंधी कढ़ाई प्रसिद्ध है,
सिंधी कढ़ाई जो है वो प्रसिद्ध है। इससे पहले जब आपने क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे सिंधी से आपने रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। तो जो सिंधी कढ़ाई है वो प्रसिद्ध है कहाँ पर? क्या पंजाब में है? क्या गुजरात में है? क्या उत्तर प्रदेश में है या हिमाचल में है? तो आपको पता है कि पंजाब का तो फुलकारी है। गुजरात, अब इसे हम अभी छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि गुजरात ही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो सिंधी कढ़ाई कहाँ का है? वो है आपका गुजरात का। उत्तर प्रदेश में आप देख लेंगे जो लखनऊ का चिकनकारी है वो आ जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में आपने पहला क्वेश्चन ही देखा था, हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का है चंबा रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सुराख किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्या वो दुपट्टा के लिए किया जाता है? क्या वो सूट के लिए किया जाता है? क्या वो कमीज के लिए किया जाता है? या फिर साड़ी पेटीकोट के लिए किया जाता है? तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि सुराख क्या होता है। यहाँ पे मैं इमेज तो लगा नहीं पाई, लेकिन आप यहाँ पर समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई आप कढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जब कढ़ाई करते हैं तो कढ़ाई में इस तरह से कढ़ाई करते हैं आप कि किनारों-किनारों पर आप जो है कढ़ाई कर लेते हैं और बीच में क्या हो जाता है, होल सा रह जाता है। तो सुराख के लिए यही आपका हो जाता है सुराख। तो आपको बताना है सुराख किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्या वो दुपट्टे के लिए किया जाता है? क्या वो सूट के लिए किया जाता है? तो जो ये सुराख की कढ़ाई है, ये तो सभी के लिए किया जाता है, सूट के लिए भी किया जाता है, कमीज़ के लिए भी किया जाता है। लेकिन आपको जो आंसर इसमें से देना है, वो हो जाएगा आपका दुपट्टा। किस पे किया जाता है? तो वो दुपट्टा आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, लखनऊ में इस्तेमाल कढ़ाई है, लखनऊ में कौन-सी जो है कढ़ाई की जाती है? क्या वो हेरिंगबोन है? क्या वो सुराख का काम है? क्या वो मिरर वर्क है या फिर कांथा काम है? तो आपने कांथा पहले ही देख लिया कहाँ का है? बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का कांथा है। तो जो लखनऊ में कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है, वो है आपकी हेरिंगबोन। कौन-सी? हेरिंगबोन। आपको कढ़ाई और जो पारंपरिक वस्त्र हैं, पारंपरिक कला हैं, इन सबको पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वैसे जो हमने टेक्सटाइल की पहली क्लास की थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो आपको जो भी टॉपिक वहाँ पर बताए गए हैं शायद से 26-27 टॉपिक होंगे, नहीं तो लगभग 30 टॉपिक हैं। तो उन अगर टॉपिक को आप एक बार सरसरी निगाह से ही देख लेते हैं, तो भी आपके लिए वो बहुत लाभदायक होगा। मतलब आपके एग्ज़ाम में वो आपको काफ़ी हेल्प देगा। तो आप लोग एक बार वहाँ से, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप एक बार वहाँ पे जो टॉपिक आपको बताए गए हैं उसको देख लीजिएगा और एक बार सरसरी निगाह से सब कुछ पढ़ लीजिएगा, अगर आपने पहले इससे पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नहीं अभी ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ आपका। चलिए फिर हम देख लेते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय एम्ब्रॉयडरी अपनी प्रेरणा डॉट 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 से लेती है, किससे लेती है? क्या वो धर्म से लेती है? क्या वो प्रकृति से लेती है या फिर धर्म और प्रकृति दोनों से लेती है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जो हमारी भारतीय एम्ब्रॉयडरी होती है, उसमें क्या हमारे धर्म का भी चित्रण किया रहता है और प्रकृति का भी चित्रण किया रहता है। आप देखेंगे कि साड़ियों पर क्या रासलीला ही पूरी बना दी जाती है। मतलब कि जो हमारे यहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, वहाँ पर जो है आपको धर्म से भी रिलेटेड मिलेगा और प्रकृति से भी रिलेटेड मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा कि धर्म और प्रकृति दोनों से प्रेरणा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एम्ब्रॉयडरी को डॉट 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 भी कहते हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी को और क्या कहते हैं? क्या उसे रंगों की कला कहते हैं? क्या उसे सुई की कला कहते हैं? क्या उसे पेंट की कला कहते हैं या फिर उसे धागे की कला कहते हैं? तो रंग और पेंट ये दोनों तो आपका नहीं होगा, ये तो आप कंफर्म है। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा? आपको कंफ्यूजन होगा सुई में और धागे में। तो आपको क्या किसकी कला है? जो आप कढ़ाई करते हैं वो किसकी कला है? क्या वो सुई की है या धागे की है? अब उसमें तो सुई भी लगता है और धागा भी लगता है, लेकिन आपको क्या राइट आंसर क्या बताना है? जो ये एम्ब्रॉयडरी होती है, ये जो है सुई की कला होती है। किसकी कला है? सुई की कला है, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कौन सा थ्रेड
आम तौर पर हाथ कढ़ाई के लिए उपयुक्त है। मतलब कि कौन-सा थ्रेड मतलब धागा, कौन-सा धागा आम तौर पर हाथ कढ़ाई के लिए उपयुक्त है? क्या वो सिल्क का धागा है? क्या वो कपास का धागा है? क्या वो नायलॉन का धागा है? या फिर वो ऊन का धागा है? तो आपको पता है जब आप सिलाई सीखते हैं तो उसके लिए कपड़ा भी जो आप प्रयोग में लेते हैं तो वो किसका लेते हैं? वो लेते हैं आप कॉटन का। तो जो यहाँ पर आम तौर पर कढ़ाई के लिए जो धागा प्रयोग किया जाता है, जिस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, वो आपका होता है कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि परंपरागत कढ़ाई कसीदा किस राज्य से शुरू किया गया था? जो कसीदा है वो किस राज्य से शुरू किया गया था? क्या वो कश्मीर से शुरू हुआ था या फिर वो बंगाल से हुआ था, लखनऊ से हुआ था या फिर वो गुजरात से हुआ था? तो आपको पता है जो कसीदा है, कसीदा आपका कश्मीर से स्टार्ट हुआ था। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कढ़ाई के लिए एक मखमली कपड़े तैयार करते समय क्या होना चाहिए? हुक के बीच में कपड़े को खींच कर रखना चाहिए या एक पतली कपड़े से भीतरी हुप को लपेट कर रखना चाहिए या एक धातु के छल्ले का प्रयोग करना चाहिए या फिर एक लकड़ी के छल्ले का प्रयोग करना चाहिए। ये छल्ला है आपका, छाले लिख दिया गया है, तो इसे छल्ला पढ़िएगा, ठीक? तो कढ़ाई के लिए एक मखमली कपड़े के लिए जब आप उस पे कढ़ाई करते हैं तो उस पे क्या होना चाहिए? आपका ये राइट आंसर तो होगा 4 वाला। तो ये आपको बताना है ये लकड़ी का छल्ला होगा कैसे? आपने देखा होगा पहले जब आपने हो सकता है हाई स्कूल इंटर में जब आपने कढ़ाई सीखा होगा, तो आपको ऐसे लकड़ी के 2 छल्ले मिलते थे जिसमें आप क्या करते थे कपड़े को उसको तन देते थे, एकदम से कस देते थे, जिससे क्या होगा आपका जो सुई है वो कपड़े में आराम से बाहर आएगा जाएगा। तो इससे कढ़ाई आपकी बहुत अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सममित संतुलन तब होता है जब परिधान के भीतर का स्थान डॉट 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 भागों में विभाजित होता है। बराबर भागों में, एक बराबर नहीं, 3 या 4। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि संतुलन क्या होता है। जब आपने होम मैनेजमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे आपने संतुलन के बारे में पढ़ा था। संतुलन 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका होता है आपने वहाँ पे जो पढ़ा था वो पढ़ा था एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। तो यहाँ पे औपचारिक को हम सम्मित बोल देंगे और अनौपचारिक को हम असम्मित बोल देंगे। अब ये बताइए कि औपचारिक में आपने क्या देखा था? औपचारिक में होता है जब केंद्र के दोनों तरफ चीज़ें समान होती हैं, तो वो आपका हो जाता है औपचारिक। जब केंद्र के दोनों तरफ चीज़ें समान नहीं होती हैं, असमान होती हैं, तो वो आपका हो जाता है औपचारिक। तो सम्मित संतुलन कब होगा? जब केंद्र के दोनों तरफ चीज़ें समान होंगी, तो वो होगा आपका औपचारिक या सम्मित संतुलन होगा। तो अब यहाँ आप बताइए कि सम्मित संतुलन तब होगा, कब होगा? जब परिधान के भीतर का स्थान बराबर भागों में विभाजित होगा, तब आपका सम्मित संतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सूत कातने का अर्थ क्या होता है? सूत कातने का अर्थ क्या होता है? क्या वो डेनियल होता है? क्या फिर वो ट्विस्टिंग होता है? या टैक्स होता है? या फिर पुलिंग होता है? तो सूत काटने का अर्थ होता है ट्विस्टिंग करना। ट्विस्टिंग करना मतलब आपने देखा होगा कि ट्विस्टिंग मतलब जो ऐंठन देते हैं उसमें वही आपका ट्विस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इलास्टोमेरिक फाइबर कौन सा है? इलास्टोमेरिक फाइबर इनमें से कौन सा है? क्या वो एक्रिलिक है या मॉड एक्रिलिक है, नायलॉन है या स्पैंडेक्स है? तो आपको पता है जो इलास्टोमेरिक फाइबर है वो आपका होता है स्पैंडेक्स जो कि फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत को डॉट 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 सूत कहा जाता है। जो कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? क्या हम उसे फिलामेंट बोलते हैं? क्या हम उसे स्पन बोलते हैं या हम उसको इनमें से कुछ नहीं बोलते हैं? तो आपको पता है जो कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत होते हैं उनको हम स्पन यार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पन यार्न बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कपड़े का सतही अलंकरण कहलाता है। कपड़े का सतही अलंकरण क्या कहलाता है? फैशन डिजाइनिंग कहलाता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग कहलाता है, या फिर सिर्फ डिजाइनिंग कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कपड़े का सतही डिजाइन होता है, जो उस पे अलंकरण किया जाता है, उसे टेक्सटाइल डिजाइन कहते हैं। और फैशन डिजाइन क्या होता है? जो बने बनाए कपड़े पर किया जाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सतही कपड़े का जो अलंकरण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम टेक्सटाइल डिजाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि तैयार कपड़ा किस उपकरण में तनाव में रहता है? क्या वो क्लास बीम में रहता है, या फिर शटल में रहता है, या वार्प बीम में रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब आपने टेक्सटाइल पढ़ा होगा तो आपने लूम के बारे में पढ़ा होगा। अभी तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो आपने टेक्सटाइल पढ़ते टाइम आपने लूम के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे जो होते हैं ये लूम के पार्ट होते हैं। अब आपको बताना ये है कि जो तैयार कपड़ा है वो किस उपकरण में तनाव में रहता है। तो वो आपका रहता है क्लॉथ बीम में। किसमें रहता है? वो आपका क्लॉथ बीम में रहता है। आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि डॉट 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 छोटे फाइबर होते हैं जिन्हें इंच या सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो कौन से छोटे फाइबर होते हैं जिनको इंच या सेंटीमीटर में मापते हैं हम? क्या वो फिलामेंट होते हैं, क्या वो स्टेपल होते हैं, या फिर वो मोटे होते हैं, या फिर वो बंधुआ होते हैं? तो आपको पता है जो छोटे फाइबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम स्टेपल बोलते हैं। और जो लंबे यार्न होते हैं, जो लंबे फाइबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है? जो छोटे फाइबर होते हैं उनको हम स्टेपल बोलते हैं, और इनकी जो माप की जाती है वो इंच में या सेंटीमीटर में की जाती है। और जो फिलामेंट होते हैं इनका मापन जो किया जाता है वो मीटर में किया जाता है। अगर आपने टेक्सटाइल की पहली क्लास लिया होगा तो हमने वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात के आदिवासी समुदाय का हस्ताक्षर कला रूप है? इसमें से कौन सा गुजरात के आदिवासी समुदाय का हस्ताक्षर कला है? क्या वो चंबा रुमाल है, क्या वो बन्नी और हीर भारत है, या फिर वो कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई है, या फिर बाग कसीदा कारी है? तो आपको बताना है कि वो क्या है। तो जो गुजरात के आदिवासी समुदाय का हस्ताक्षर कला रूप है वो आपका आ जाता है कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है? इसमें से कौन सी पंजाब क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है? तो आपने वैसे तो फुलकारी के बारे में सुना ही है। फुलकारी आपका सबसे फेमस है तो उसको तो हर कोई जानता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है पंजाब क्षेत्र का है। क्या वो चंबा का रुमाल है? नहीं, ये तो हमने देखा था हिमाचल प्रदेश का है। क्या वो कच्छ और काठियावाड़ की कढ़ाई है? नहीं, ये तो हमने पहले ही देख लिया। बन्नी और हीर भारत के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। और ये बचता है आपका बाग कसीदा। तो आपका जब बाग से रिलेटेड आ जाएगा तो ये समझ लीजिएगा कि वो आपके पंजाब का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि बाग जो कसीदाकारी है वो पंजाब क्षेत्र की प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? क्या वो कार्बोनाइजिंग होती है? क्या वो वेटिंग होती है? क्या वो सेन्फोराइजिंग होती है? या फिर वो टेंटरिंग होती है? तो आपको पता है कि जो ये वेटिंग मतलब जो ये भारत परिसज्जा है ये किस पे किया जाता है? ये रेशम पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोसेस पढ़ा था डिगमिंग प्रोसेस। किसमें पढ़ा था? वो पढ़ा था आपने रेशम में। और ये डिगमिंग प्रोसेस किया क्यों जा रहा था? क्योंकि जो उसमें गोंद था, रेशम में जो गोंद था उसको हटाने के लिए किया जा रहा था। तो जब गोंद को हटा दिया जाएगा तो वस्त्र आपका हल्का हो जाएगा। अब उसमें भारीपन लाने के लिए आप कौन सी प्रोसेस करेंगे? कौन सी परिचर्या की जाएगी? वो की जाएगी वेटिंग की परिचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित संगठन वाले रेशों को पहचान कीजिए। जिसमें होता है 49 से 50% कार्बन पाया जाता है,
30 से 24% ऑक्सीजन पाया जाता है, 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, 7% हाइड्रोजन पाया जाता है और 4% सल्फर पाया जाता है। तो आप बताइए इसमें से किस रेशे में ये इतने सारे पाए जाते हैं? तो वो आपका कपास होता है, या फिर वो आपका रेशम होता है, या लिनन होता है, या फिर वो आपका ऊन होता है? तो आपने ऊन में, अभी तो ऊन का चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, तो जो ये सल्फर है ये किसमें पाया जाता है? ऊन में पाया जाता है। तो ऊन में क्या होता है? कार्बन जो होता है वो 49 से 50% होता है। ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 24 से 30% होती है, और जो आपका नाइट्रोजन होता है वो 16% होता है, हाइड्रोजन 7% होता है, और जो सल्फर होता है वो 4% पाया जाता है। किसमें? ऊन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, क्या है? क्या वो क्लोरीन होता है? क्या वो कैल्शियम क्लोराइड होता है? या फिर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है? या फिर वो सोडियम क्लोराइड होता है? तो ऊनी कपड़े फिनिशिंग का सबसे अच्छा पदार्थ जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किससे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? तो इसमें से क्या है जिसे जीवित भेड़ से काटा या उतारा जाता है? क्या वो फ्लैनल है? क्या वो फ्लीस है? क्या वो फेल्ट है? या फिर वो मोयरे है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो जो फ्लीस होता है, फ्लीस को जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। फेल्ट के बारे में आपने पहले भी देखा है, फेल्ट के बारे में हमने टेक्सटाइल के पहले ही जो है दिन में हमने इसको डिस्कस किया था, और कल के क्वेश्चन में भी हमने फेल्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो फेल्ट क्या होता है? जो सीधे रेशे से जो है कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मेडुला की उपस्थित किसकी विशेषता है? मेडुला की उपस्थित मतलब किस रेशे में जो है मेडुला पाया जाता है? क्या वो सूती रेशे में पाया जाता है? क्या वो ऊनी रेशे में पाया जाता है? क्या वो नायलॉन में पाया जाता है? या फिर वो सिल्क में पाया जाता है? तो आपको पता है कि जो मेडुला होता है वो किस में पाया जाता है? तो वो आपके पाया जाता है ऊनी रेशों में। जितना छोटा आपका मेडुला होगा उतना ही अच्छे क्वालिटी का ऊन होगा। तो ये कपास में सिर्फ जो कपास की बाह्य परत होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो जो इसकी जो है ऊन में मेडुला भी पाया जाता है, लेकिन कपास में मेडुला नहीं पाया जाता है। तो अगर किसी रेशे में, मतलब ऊन के रेशे में अगर मेडुला की उपस्थिति नहीं है, तो इसका मतलब वो रेशा और भी उत्तम क्वालिटी का है। अगर उसमें जो है मेडुला की उपस्थिति ज़्यादा है, मेडुला का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही निम्न क्वालिटी का आपका रेशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हॉगेट वुल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? क्या वो 6 माह के भेड़ से प्राप्त होता है, 8 माह के भेड़ से प्राप्त होता है, 12 माह के भेड़ से प्राप्त होता है, या फिर 18 माह के भेड़ से प्राप्त होता है? तो जो हॉगेट वुल होता है वो आपका प्राप्त होता है किससे? 12 माह के भेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो इसमें से आपको सभी प्राकृतिक रेशे दिख रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि जो प्राकृतिक, इसमें से ऐसा कौन सा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? क्या वो कपास है? क्या वो लिनन है? क्या वो ऊन है? या फिर वो रेशम है? तो जो आपका ऊन होता है, ऊन जो है आपका सबसे अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि हमारे लिए वस्त्रों की उपयोगिता क्यों है? हम वस्त्रों को क्यों उपयोग करते हैं? क्या प्राकृतिक कारकों से रक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर शरीर को सजाने और संवारने के लिए करते हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए करते हैं, या ये सभी? तो आपको पता है कि हम जो पहले क्या करते थे, पहले तो हम सिर्फ प्राकृतिक और जो आपके जानवर हो गए, मौसमों से, इन सब से सुरक्षा के लिए जो है वस्त्रों का उपयोग करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये शरीर को सजाने और संवारने के लिए भी उपयोग करते हैं, और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका राइट हो जाएगा कि जो आपके वस्त्रों की उपयोगिता है
वो ये सभी हैं हमारे वस्त्रों की उपयोगिता के ये सारे कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कपास, लिनन और जूट के तंतुओं को माना जाता है। क्या माना जाता है? क्या इसे रासायनिक तंतु माना जाता है? क्या इसे सेलुलोज तंतु माना जाता है? क्या इसे प्रोटीन तंतु माना जाता है? या फिर इसे कृत्रिम तंतु माना जाता है? तो जो आपके कपास हैं, लिनन हैं, जूट हैं, इनको किस प्रकार का तंतु माना जाता है? तो इन्हें ये होते हैं सेलुलोज तंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, या रीठे के घोल का प्रयोग किया जाता है, या साधारण साबुन से ही धो लिया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए रीठे के घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए प्रयोग करते हैं। रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या नींबू का रस का प्रयोग करते हैं, या फिर नमक का पानी प्रयोग करते हैं, या फिर मिथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करते हैं, या हम किसी चीज़ का प्रयोग ही नहीं करते हैं? तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं, उनमें चमक के लिए हम क्या करते हैं? तो उनमें मिथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, उत्कृष्ट कोटि के ऊन में मेडुला की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यह कथन है क्या है? क्या ये सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, या आंशिक असत्य है? तो आपने मेडुला के बारे में इतनी बार पढ़ लिया है कि इसका क्वेश्चन तो आपको तुरंत ही, इसका आंसर आपको तुरंत ही आ गया होगा। आपको पता है जो उच्च क्वालिटी के हमें ऊन मिलते हैं उसमें मेडुला की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। हमने पहले भी देखा कि अगर किसी मतलब जो ऊन के रेशे हैं अगर उसमें मेडुला की उपस्थिति नहीं है, इसका मतलब उस ऊन की क्वालिटी क्या है? वो उस ऊन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह कथन सत्य है कि उत्कृष्ट कोटि के ऊन में मेडुला की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारत भारण परिसज्जा किस पर की जाती है? तो भारण परिसज्जा किस पर की जाती है? इसी तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन देख लिया है और वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी है कि क्यों किया जाता है। तो आपको बताना है क्या भारण परिसज्जा रेशम पे किया जाता है, या ऊन पर किया जाता है, या कपास पर किया जाता है, या फिर लिनन पर किया जाता है? तो आपको पता है कि भारण परिसज्जा जो है वो रेशम पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम रेशम पर ही डिगमिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चमक बढ़ाने के लिए कपड़ों को गर्मी और दबाव से उपचारित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? जो कपड़ों में चमक प्रदान करने के लिए, चमक को बढ़ाने के लिए उसमें गर्मी और दबाव से उपचारित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या उसे हम लस्टरिंग बोलते हैं, या फिर उसे हम फेल्टिंग बोलते हैं, या फिर हम उसे व्हीटलिंग बोलते हैं, या हम उसे ग्लेजिंग बोलते हैं? तो आपको पता है कि चमक को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? लस्टरिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि डेक्रॉन किस फाइबर का व्यापारिक नाम है? किस फाइबर का डेक्रॉन जो है वो व्यापारिक नाम है? क्या वो नायलॉन का है, क्या वो पॉलिएस्टर का है, या फिर वो स्पैंडेक्स का है, या फिर एक्रिलिक का है? तो आपको पता है कि जो डेक्रॉन है ये पॉलिएस्टर फाइबर का जो है व्यापारिक नाम होता है। किसका होता है? तो ये आपके पॉलिएस्टर फाइबर का व्यापारिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अभी हमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, स्पैंडेक्स, एक्रिलिक इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन वो हम करेंगे थ्योरी की क्लास में। अगर आपने जो है थ्योरी की क्लास ली होती तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ जाते। आप में से जिसने भी थ्योरी की होगी, आपने जिसने भी बुक पढ़ा होगा, समझा होगा, उनको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह सूत बनाने वाली मशीन है, इसमें से क्या है जो सूत बनाने वाली मशीन है? क्या वो रिंग फ्रेम है, क्या वो स्पिनिंग है, क्या वो बुनाई है, या फिर वो फेल्टिंग है?
तो आपको पता है कि सूत बनाने वाली जो मशीन है उसका नाम है रिंग फ्रेम। स्पिनिंग तो आपका एक प्रोसेस होता है, लेकिन जो यहाँ पर मशीन है वो क्या है आपका, वो है रिंग फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ऊन रेशे का मुख्य घटक है। इसमें से ऊन रेशे का मुख्य घटक क्या है? क्या वो सेलुलोज है? क्या वो कैसियन है? क्या वो रिफॉर्मेशन है? या फिर वो केरेटिन है? तो क्या है, ऊनी रेशे का जो मुख्य घटक है वो आपका केराटिन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बांग्लादेश में किस फाइबर का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है? किस फाइबर का बांग्लादेश में सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है? क्या वो कपोक है? क्या वो रेशम है? क्या वो जूट है? या फिर वो सन है? तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जूट फाइबर होता है, इसका जो है सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। अब आपको बताना है कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया? रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहाँ होता था और रेशम की देवी किसे कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, और एक क्वेश्चन और बताइएगा कि ये जो जूट होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? जैसे जो आपका कपास होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं व्हाइट व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट स्वर्ण रेखा सॉरी, इसे हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। तो जो आपका कपास होता है उसे क्या बोलते हैं? उसका अन्य नाम क्या होता है? तो उसको बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। वैसे आपको बताना है कि जूट को हम क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉट 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 कपड़े की सतह पर उभरी हुई डिजाइन बनाने की तकनीक है। मतलब कपड़े की सतह पर उभरी हुई जो डिजाइन बनती है उस तकनीकों को क्या कहते हैं? क्या उसे ग्लेजिंग बोलते हैं? क्या उसे हम वेटिंग बोलते हैं? क्या उसे हम कैलेंडरिंग बोलते हैं? या फिर उसे हम एम्बॉसिंग बोलते हैं? तो आपको पता है कि कपड़े पर उभरी हुई सतह की जो डिजाइन बनती है उसे हम बोलते हैं, उस जो तकनीक को बोलते हैं एम्बॉसिंग बोलते हैं। कैलेंडरिंग क्या होता है? तो कैलेंडरिंग जब आपने पहला दूसरा टेक्सटाइल की दूसरी क्लास आपने देखी थी तो वहाँ पे हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की चर्चा की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि कैलेंडरिंग जो होता है, बड़े पैमाने पर जो कपड़े को इस्त्री किया जाता है वो आपका कैलेंडरिंग कहलाता है। और वेटिंग क्या होता है तो आपने क्वेश्चन में ही देख लिया पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा उद्योग से होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान को नियंत्रित करने में सहायता नहीं करता है? तो ये बताना है आपको कौन सहायता नहीं करता है आपके जो है जो कपड़ा उद्योग से। आपको पता है कहीं पर भी अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो किसी तरह से प्रदूषण कर रहा है तो उसका एक पैमाना होता है कि आप इतना जो है प्रदूषण कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा प्रदूषण करेंगे तो ये सही नहीं है। तो क्या इस प्रदूषण को रोकने में प्रदूषण नियंत्रण, ये आपका एक अधिनियम है जो प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तो ये तो आपकी सहायता करेगा ही करेगा। सरकारी कानून ये भी आपकी सहायता करेंगे, पुनर्चक्रण ये भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जो ये वैश्वीकरण है, ये जो है नियंत्रण में वायु प्रदूषण जो भी नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को, उसमें जो है ये सहायता नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैश्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जब हम अलग-अलग रेशों को मिलाकर सूत बनाते हैं, तो वह होता है, क्या होता है? जब हम अलग-अलग रेशों को मिलाकर सूत बनाते हैं, तब वह क्या होता है? क्या वो जो है आपका स्टेपल होता है? क्या वो आपका ब्लेंड होता है? क्या वो आपका केबल होता है? या फिर उसे वो आपका सजावटी होता है? तो आपको पता है कि जब हम अलग-अलग रेशे को मिलाकर सूत बनाते हैं तो वो कहता है ब्लेंड। मतलब कि जब आप चीज़ों को मिलाते हैं तो वही आपका ब्लेंडिंग करना हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ब्लेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि फाइबर की फैलने और आकार में लौटने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं?
क्या उसे लोच कहते हैं? क्या उसे हम क्रिम्प बोलते हैं? क्या हम उसे खिंचाव बोलते हैं या फिर हम उसे घर्षण बोलते हैं? तो आपको पता है कि जब आप फाइबर को फैलाते हैं और उसके बाद वो अपने आकार में लौट जाता है, तो इस क्षमता को आप क्या कहते हैं? तो इसे आप कहते हैं लोचशीलता। क्या बोलते हैं? लोचशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वोलिनी ऊन को कहते हैं, जो वोलिनी ऊन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या उसे हम मेरिनो ऊन कहते हैं? क्या उसे हम पैसम ऊन कहते हैं? क्या हम उसे साहतस बोलते हैं या हम इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं? तो जो वोलिनी ऊन होता है, वोलिनी ऊन को क्या बोलते हैं? मेरिनो ऊन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिनो ऊन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र क्या है? झीना वस्त्र का मतलब समझ रहे हैं आप? झीना का मतलब होता है पतला। आपने सुना होगा घर पे कि जो है ये क्या है, बहुत झीना कपड़ा है। झीना कपड़ा का मतलब क्या हो गया कि जो आपने कपड़ा देखा है वो कपड़ा बहुत ही पतला है। तो रेशम अथवा रेयान से निर्मित जो झीना वस्त्र है वो क्या है? क्या वो रेशम है? क्या वो शिफॉन है? या फिर वो पैम्पलेट है? या फिर वो चिनोन है? तो जो रेशम और रेयॉन से निर्मित झीना वस्त्र होता है वो आपका हो जाता है सेफॉन हो जाता है। क्या होता है? सेफॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्कोरिंग का प्रयोग होता है किस पर? जो स्कोरिंग प्रोसेस होती है वो किस पर होती है? क्या जो आपने अभी तक लिनन पढ़ा था या हमने कपास के बारे में पढ़ा था या फिर हमने और क्या पढ़ा था? हमने रेशम के बारे में पढ़ा था। क्या आपने इनमें से कहीं पर भी स्कोरिंग का नाम सुना था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग होता ही नहीं है इन सब पे। तो ये प्रयोग होता किस पे है? ऊन पे होता है या फिर रेशम पर होता है या रेयॉन पर होता है या फिर नायलॉन पर होता है? तो अभी हमने इन सब के बारे में चर्चा ही नहीं किया है क्योंकि हमने इनकी अभी थ्योरी को डिस्कस ही नहीं किया है। तो ये जो आपकी स्कोरिंग प्रोसेस होती है वो ऊन पर होती है। किस पर होती है? ऊन पर की जाती है। आपने रेशम के बारे में तो पढ़ा है, वहाँ पर आपने कहीं भी नहीं ज़िक्र किया था स्कोरिंग का, और रेयॉन, नायलॉन के बारे में अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये जो स्कोरिंग का प्रयोग किया जा रहा है वो आपका ऊन पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि ऊन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलोकप्रिय कला रूप लोहाना समुदाय द्वारा प्रचलित है? तो कौन सा इसमें ऐसा है, कौन सा लोकप्रिय कला है जो लोहाना समुदाय द्वारा प्रचलित है? आपको इस समुदाय का नाम भी ध्यान रखना है। क्या है समुदाय का नाम? लोहाना समुदाय है आपका। तो क्या वो चंबा की रूमाल है या फिर बन्नी और हीर भारत है या फिर कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई है या फिर बाग कसीदाकारी है? तो आपको पता है, आपने चंबा रुमाल के बारे में पहले देख लिया, आपने कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई के बारे में भी पहले देख लिया और आपने बाग कसीदाकारी के बारे में भी देख लिया। तो यहाँ पर आपका बच क्या रहा है? तो आपका बच रहा है बन्नी और हीर भारत। बन्नी और हीर भारत बहुत लोकप्रिय कला लोहाना समुदाय द्वारा प्रचलित है। अब आपको कमेंट करके ये बता देना है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये चंबा रुमाल कहाँ का है, कच्छ और काठियावाड़ कढ़ाई कहाँ की है और ये बाग कसीदाकारी कहाँ का प्रसिद्ध लोकप्रिय कला है। ये तीनों आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखा होगा तो ये सारे जो है क्वेश्चन को आपको आंसर मिल जाएगा इसी इसी जो है इसी प्रैक्टिस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि डॉट 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 एक स्त्री प्रक्रिया है जो कपड़े में चमक जोड़ती है या जो कपड़े में चमक को लाती है। तो इसमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कपड़ों पर चमक लाने के लिए किया जाता है? क्या वो सियरिंग प्रोसेस है? क्या वो बेटिंग प्रोसेस है? क्या वो कैलेंडरिंग है या फिर एम्बॉशिंग है? तो आपने एम्बॉशिंग के बारे में पहले ही पढ़ लिया, बेटिंग के बारे में भी हमने समझ लिया। सियरिंग क्या होता है? सियरिंग जब आप ऊन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे सियरिंग प्रोसेस क्या होता है। जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, जो उनके शरीर से जो बाल को निकाला जाता है, काटा जाता है, वही प्रोसेस आपका सियरिंग प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर आपका क्या बच रहा है? कैलेंडरिंग। और मैंने अभी पहले ही आपको बताया था, एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया था कि कैलेंडरिंग क्या होता है। जब हम बड़े पैमाने पर जो कपड़े होते हैं उनको इस्त्री करते हैं, बड़े बड़े
रोलरों से निकालते हैं, तो वो क्या होता है, तो वो कपड़े में चमक उत्पन्न करते हैं। और ये जो कैलेंडरिंग प्रोसेस किया जाता है, वो क्या होता है, वो व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। और जो हम इस्त्री करते हैं, वो घर पर करते हैं, छोटे-मोटे कपड़ों के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 कला के रूप में है जो अपने हाथों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो जो हाथों का उपयोग करके जिस कला को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाथ का काम बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं, हस्तशिल्प बोलते हैं या चित्रांकन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प। जो हस्तशिल्प कला है, हस्तशिल्प कला के रूप में जो अपने हाथों का उपयोग करके बनाया जाता है, वो आपका क्या है, वो आपका हस्तशिल्प कला है। तो आज के ये सिर्फ हमारे थे 50 क्वेश्चन, हम 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको पूरा कोशिश करूँगी कि आपको समझा दूँ। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।